वैश्विक जलवायु परिवर्तन का प्रभाव तटीय पर्यावरण पर पड़ना भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत और उसके कई द्वीपों की तटरेखा 7,500 किलोमीटर से अधिक है। ये तटीय क्षेत्र न केवल लगभग 17 करोड़ लोगों का निवास है, बल्कि असंख्य वनस्पति और जीवों तथा अद्वितीय समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता का केंद्र भी है। लेकिन जलवायु परिवर्तन और समुद्री स्तर बढ़ने से भारत की तटरेखा अब बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गई है। एक अनुमान के मुताबिक हमने पिछले कुछ दशकों में लगभग 235 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र खो दिया है। विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इस एपिसोड में हम आपके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के डिपार्टमेंट ऑफ ओशियन इंजीनियरिंग के द्वारा 2 अनूठी पहल सामने लाए हैं, जिसमें ये संस्थान भारत के समुद्र तटों और द्वीपों की रक्षा के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता ले रहे हैं। इनमें से पहला चेन्नई के उत्तर में समुद्र तट से लगा हुआ इलाका है, जहां बहुत सी जमीन समुद्र ने निगल ली है। नॉर्थ चेन्नई बंदरगाह के उत्तर में हमें कुछ प्रमाण मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि हमने समुद्र में लगभग 300 से 400 मीटर तक की जमीन को खो दिया था, जिसमें एक मंदिर भी था जो कि समुद्र में डूब गया था और 50% राजमार्ग भी इसमें चला गया था। अब आप देख सकते हैं कि समुद्र तट चौड़ा हो गया है। इसके बारे में हम कम से कम यही कहेंगे कि इसमें जो कुछ डूबा था उसमें से लगभग 20 मीटर का समुद्र तट हमने वापस हासिल कर लिया है। इस एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि कैसे हमारे वैज्ञानिक संस्थान मन्नार की खाड़ी में डूबते वान द्वीप के पास कृत्रिम रीफ मॉड्यूल को नियोजित कर रहे हैं, ताकि लहरों और धाराओं के प्रवाह से इस इलाके की रक्षा की जा सके तथा नाजुक प्रवाल भित्तियों को भी सुरक्षा प्रदान की जा सके। जलवायु परिवर्तन के महत्व को समझने और इसके प्रभावों को जल्दी और कुशलता से कम करने का कार्य आत्मनिर्भर भारत की तटरेखा काफी बड़ी है। ये 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को छूती है। जिस स्थान पर जमीन और पानी आपस में मिलते हैं उसे तटरेखा कहते हैं। तटों में होने वाले परिवर्तन में सैकड़ों साल लग जाते हैं और तट पर लहरों के निरंतर टकराने के परिणाम सीधे दिखते हैं। तटों का निर्माण, स्थलाकृति और जमीन, पानी में पाई जाने वाली सामग्री की संरचना पर निर्भर करती है। जमीन की सामग्री जितनी सख्त होगी, उसका अपरदन उतना ही कठिन होगा। ग्रेनाइट या कठोर चट्टान वाली तटरेखाओं का अपरदन जल्दी नहीं होता, जबकि रेतीले या भंगुर समुद्री तट की सामग्री काफी नरम होती है। समुद्र की लहरें इनसे निरंतर टकराती हैं और इन पर गहरा असर डालती हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से समुद्र तट गतिशील हैं और समय के साथ बदलते हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण तटरेखाओं का अपरदन तेजी से हो रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि केवल भारत में ही 1990 से 2016 के बीच तटीय अपरदन के कारण 235 वर्ग किलोमीटर जमीन समुद्र में समा गई है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पिछले कुछ दशकों में भारतीय तटों पर समुद्र का स्तर 8.5 सेंटीमीटर बढ़ा है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूहों को मिलाकर भारत के समुद्र तट की लंबाई 7,500 किलोमीटर से अधिक है। इस समुद्री तट पर लगभग 17 करोड़ लोगों का निवास है। भारत की समुद्री तटरेखा 7,561 किलोमीटर है,
जिसमें से 960 किलोमीटर तमिलनाडु से लगती है। तो जाहिर है कि तमिलनाडु की तटरेखा का आर्थिक और भौगोलिक महत्व काफी ज्यादा है। इस पर चेन्नई और तूतीकोरिन के 2 प्रमुख बंदरगाहों के अलावा कई छोटे बंदरगाह और विभिन्न स्थानों पर मछली पकड़ने वाले गांव स्थित हैं। इसलिए इस तटरेखा का सामाजिक और आर्थिक महत्व काफी ज्यादा है और ये यहाँ रहने वाले लोगों की आजीविका का साधन भी है। दशकों से पत्तन, बंदरगाहों और उद्योगों के नियोजित निर्माण ने मिट्टी के कटाव को तेज किया है और इसने समुद्र तट तथा पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया है। पिछले कुछ वर्षों में मानसून के पैटर्न में बदलाव की वजह से महासागरों में तलछट का प्रवाह कम हो गया है। तलछट के प्रवाह में इस कमी के कारण तमिलनाडु में उत्तरी चेन्नई तट के 15 किलोमीटर के क्षेत्र में इन्नौर से दक्षिण की ओर रोयापुरम तक काफी अपरदन हुआ है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक भारत का पूरा पूर्वी तट भी चक्रवाती गतिविधियों की चपेट में है। यहाँ सन 1900 से लेकर अब तक 32 से ज्यादा विनाशकारी चक्रवात आ चुके हैं। हर साल लगभग 3 चक्रवात तमिलनाडु के समुद्र तट पर असर डालते हैं। ज्वार की लहरें, भारी बारिश और चक्रवातों के साथ आने वाली हवाएं तटीय अपरदन में तेजी लाती हैं। You see that we have a coastline of about आप तो जानते हैं कि हमारे पास लगभग 7,500 किलोमीटर की तट रेखा है। इसी के साथ कई प्रकार की समस्याएं भी हैं और ये समस्याएं या तो प्राकृतिक हैं या मानव निर्मित। ये दोनों वजह से हो सकती हैं और कुछ शहर काफी नीचे हैं। मेरा मतलब है कि ये समुद्र सतह के बहुत करीब हैं। तो अगर आपके यहाँ तूफान या ऐसा ही कुछ आता है तो इससे इतनी अधिक बाढ़ आएगी कि उससे एक अनिश्चित और खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक संकट है और हमें इस पर ध्यान देना ही होगा। Talking is a global crisis, so we need to take care of this. समुद्र तट के आसपास रहने वाले लोगों और बुनियादी ढांचे की कमजोरी 26 दिसंबर 2004 को एकदम साफ नजर आई, जब 9.1 तीव्रता का एक बड़ा भूकंप सुमात्रा और इंडोनेशिया के तट के करीब हिंद महासागर के नीचे आया। इससे हिंद महासागर में तटों की ओर विशाल लहरों की एक श्रृंखला सुनामी के रूप में आई, जिसमें तकरीबन 2.5 लाख लोग मारे गए। इन लहरों ने भारत के दक्षिण पूर्वी तट को भी नहीं बख्शा और यहाँ भी 8,000 से अधिक लोग मारे गए। सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं की चुनौतियों के साथ साथ तट रेखाओं के निरंतर अपरदन ने विशेषज्ञों और सरकारी निकायों को हमारे समुद्र तट के अधिक संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने के तरीके खोजने के लिए मजबूर किया है। इस दिशा में तमिलनाडु सरकार विशेष रूप से उत्तर में तटीय संरक्षण कार्यक्रमों के तहत IIT मद्रास के डिपार्टमेंट ऑफ ओशियन इंजीनियरिंग और भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र के साथ समुद्री तटों, विशेषकर चेन्नई के समुद्र तट के अपरदन को कम करने के लिए काम कर रही है। तटीय क्षेत्रों में लहरें, ज्वार, धाराएं और हवा महत्वपूर्ण मानक हैं जिन पर किसी भी योजना और विकास के लिए विचार करने की आवश्यकता होती है। इन पर्यावरणीय मापदंडों का प्रभाव स्थान और समय के साथ बदलता रहता है। तटीय सुरक्षा संरचनाओं के डिजाइन और नियोजन में इन मापदंडों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। इसके लिए IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने उत्तरी चेन्नई के तटीय क्षेत्रों में कई अध्ययन किए हैं, जिसमें क्षेत्र की गंभीरता मिति का संग्रह तथा तीव्रता, प्रवाह, हवा और ज्वार जैसी तरंगों का डेटा शामिल था। डेटा का विश्लेषण करने के बाद समुद्र की दीवार, ग्रोइन और ब्रेक वाटर के निर्माण जैसे उपयुक्त उपायों की जांच की गई। इनमें से समुद्री दीवारों और ग्रोइन के उपयोग को अपरदन को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा उपाय माना गया। हम तटीय सुरक्षा के सभी मौजूदा तरीकों को देख रहे हैं और हम दुनिया भर में होने वाले विकास पर भी नजर रखे हुए हैं। यहाँ जो भी विशेषज्ञता है वह सब हमारे अपने संस्थान की है। सब देश में विकसित हुआ है, बाहर से कुछ नहीं लिया गया है। माप करने के उपकरण भी हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं और फिर विश्लेषण से जो वैचारिक डिजाइन तैयार किया जाता है उसके आधार पर हम तटीय सुरक्षा के लिए उपलब्ध लगभग सभी विधियों पर विचार करते हैं।
ग्रोइन तट की सुरक्षा करने वाली एक संरचना है जो तटरेखा के लंबवत बनाई जाती है ताकि लॉन्गशोर के अपवाह और ट्रैप तलछट को कम किया जा सके। लॉन्गशोर या लिटोरल अपवाह लहरों के आने जाने से तट के साथ तलछट जैसी सामग्री की आवाजाही है। ये तब होता है जब लहरें समुद्र तट पर एक विशेष कोण पर पहुंचती हैं। समुद्र तट की ओर बढ़ने वाली उधावन या लहरें इस सामग्री को ऊपर समुद्र तट के पास ले जाती हैं। समुद्र तट पर वापस जाने वाली तरंगों का बैकवॉश सामग्री को सही एंगल पर ले जाता है। ये काम गुरुत्वाकर्षण करता है। इस प्रक्रिया से धीरे धीरे समुद्र तट के साथ साथ सामग्री स्थानांतरित होती और अपर्दन तथा निक्षेपण के बीच एक कड़ी का काम करती है। लहरों की तीव्रता और तटरेखाओं का अपर्दन कई प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि तूफान, बाढ़, भूकंपीय गतिविधियां, मानव गतिविधियां और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव। इसलिए ज्यादा संवेदनशील समुद्र तटों की रक्षा करना जरूरी हो जाता है। इसके लिए ग्रोइन फील्ड बहुत प्रभावी साबित हुए हैं। ग्रोइन फील्ड या ग्रोइन श्रृंखला समुद्र तट की रक्षा के लिए एक साथ काम करती हैं। चट्टान का उपयोग अक्सर निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है। चट्टान की ग्रोइन को आमतौर पर इसलिए वरीयता दी जाती है क्योंकि ये ज्यादा टिकाऊ होती हैं और अपनी पारगम्य प्रकृति के कारण लहरों की ज्यादा ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। हमने बड़े स्तर पर ग्रोइन फील्ड उपयोग किया है और जिन स्थानों पर हमने इसे उपयोग किया है उसे सी वॉल कहते हैं, और लेकिन अधिकांश स्थानों पर हमने ग्रोइन फील्ड का उपयोग किया है जहां रेत तट के साथ आगे खिसकती है। ऐसे स्थानों में ग्रोइन फील्ड बहुत प्रभावी है। मैं बुनियादी भौतिकी आदि में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ऐसे स्थानों पर रेत का तट से खिसकना सामान्य घटना होती है। ऐसे में चाहे वह भारत का पश्चिमी तट हो या फिर पूर्वी तट, ग्रोइन बहुत प्रभावी पाए जाते हैं और इनमें से कुछ ग्रोइन्स के बीच में पॉकेट होते हैं जो मछुआरों के लिए एक छोटी लैंडिंग सुविधा के रूप में काम करते हैं। इससे उनकी आजीविका में वृद्धि होती है और वे पानी में आसानी से अपनी नावों को उतार सकते हैं। यह उनके लिए आश्रय के रूप में काम करता है और वे इससे बहुत खुश हैं। and they are very happy. मुख्य तौर पर अपरदन से समुद्री तट सामग्री की शुद्ध क्षति को रोकने में कई प्राकृतिक या मानव निर्मित समुद्र तटों को स्थिर बनाने के लिए ग्रोइन का निर्माण किया जाता है। ग्रोइन का काम ऊपर की ओर अपवाह और नीचे की तरफ अपरदन को रोकने के लिए समुद्र तट सामग्री का निर्माण करना है। ग्रोइन का उपयोग करने का एक अन्य तरीका अपरदन वाले तटों के साथ छोटे अंतराल पर छोटे ग्रोइन या ग्रोइन फील्ड की एक श्रृंखला बनाना है। ये रेत को अपने बीच फंसाकर पूरे तट को स्थिर बनाती है। उत्तरी चेन्नई तट के अधिकांश समुद्र तटों को समुद्र की दीवारों और ग्रोइन के साथ इस वैज्ञानिक तकनीक को अपनाकर संरक्षित किया गया है। 15 किलोमीटर के हिस्से को अब ग्रोइन फील्ड से मजबूत किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र तट अतिरिक्त रूप से चौड़ा भी हुआ है। राज्य सरकार और IIT मद्रास के वैज्ञानिकों के सहयोग से इस वैज्ञानिक तरीके को अपनाने से न केवल पूरी तरह से नष्ट होने वाले समुद्र तटों का बचाव होता है, बल्कि आसपास के गांवों में रहने वाले और अपनी आजीविका के लिए समुद्र तट पर निर्भर लोगों को सुरक्षा भी मिलती है। चेन्नई बंदरगाह के उत्तर में हमारे पास ऐसे सबूत हैं जिनसे पता चलता है कि हमने समुद्र में लगभग 300 से 400 मीटर तक की जमीन खोदी है, जिसमें एक मंदिर भी था जो समुद्र में समा गया था। हाईवे का 50% हिस्सा भी पानी में चला गया था। तो अगर आप देखेंगे तो अब समुद्र तट चौड़ा हो गया है और हम कम से कम यही कहेंगे कि जो कुछ खोया है वहाँ लगभग 20 मीटर तक समुद्र तट बन चुका है। तो यह एक क्रमिक प्रक्रिया है, लेकिन इसका हमें ध्यान रखना होगा। But it will take care. भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा के अलावा देश के द्वीप समूह जलवायु परिवर्तन और अपरदन के प्रभावों के प्रति और भी अधिक संवेदनशील हैं। इसके लिए भी हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर इन छोटे द्वीपों के डूबने की जटिल चुनौतियों के नए समाधान खोजने पर काम कर रहे हैं। अपरदन से सिकुड़ते द्वीप की ऐसी ही एक घटना तमिलनाडु के समुद्र तट के साथ भी देखी गई। ये चेन्नई से लगभग 600 किलोमीटर दूर मन्नार की खाड़ी में है। इस खाड़ी में भारत के समुद्री जीवन का 23% फलता फूलता है।
मछलियों की 2200 और केकड़ों की 100 से ज्यादा प्रजातियों सहित मैजेस्टिक हम्पबैक व्हेल वाला ये स्थान सबसे समृद्ध समुद्री जैव विविधता से भरा है। मन्नार की खाड़ी में 21 द्वीपों में से एक जैव विविधता वाला पार्क वान द्वीप समुद्र में डूबने की कगार पर था। प्रवाल के अंधाधुंध खनन और पिछले दशकों में बेतहाशा मछली पकड़ने और जलवायु परिवर्तन से 2 अन्य द्वीप भी पानी में डूबे हैं। मन्नार की खाड़ी में द्वीपों के एक समूह में ऐसे संवेदनशील द्वीप भी हैं जिनका काफी अपरदन हुआ है, और इस विशेष क्षेत्र में कोरल के अपरदन का मुख्य कारण प्राकृतिक ही नहीं है। इसके अलावा कई अन्य कारक भी हैं जिनसे द्वीप को नुकसान पहुंचा है। अधिकांश चीजें इंसान की वजह से हुई हैं, यानी इंसानी कारक भी हैं जिनसे इस द्वीप में अपरदन हो रहा है। इसलिए यहाँ हम द्वीप को उसकी प्राकृतिक स्थिति में वापस लाने के लिए कोरल के विकास की परिकल्पना करते हैं। यही हमारा प्राथमिक विचार है, जिसके विकास पर हमने काम करना शुरू किया है। वान द्वीप का क्षेत्रफल लगभग 20.08 हेक्टेयर या लगभग 50 एकड़ था। इसे 1969 में सर्वे ऑफ टोपीशीट द्वारा मापा गया था, लेकिन दशकों के लगातार अपरदन ने 1986 तक द्वीप के आकार को 16 हेक्टेयर तक कम कर दिया और 2009 तक ये तेजी से घटकर 8.05 हेक्टेयर रह गया। 2013 में ये द्वीप बीच का हिस्सा डूबने से 2 टुकड़ों में बंट गया। 2 साल बाद इससे अलग हुआ उत्तरी भाग भी पूरी तरह से समुद्र में समा गया। 2015 में ये द्वीप घटकर 2.33 हेक्टेयर का ही रह गया था। इस द्वीप के तेजी से डूबने से उन पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों में चिंता फैल गई जो समुद्र में द्वीप के डूबने की बारीकी से निगरानी कर रहे थे। डूबते द्वीपों ने क्षेत्र की समृद्ध समुद्री जैव विविधता को गंभीर खतरे में डाल दिया है। हालांकि ये द्वीप निर्जन है, यहाँ भूमि, प्रवाल भित्ति और समुद्री जीवन समुद्र में कठोर मौसम से मुख्य भूमि की रक्षा करने के लिए बचाव का काम करते हैं। प्रवाल ढांचा बनाने के लिए समुद्री जल में घुले हुए कार्बन का उपयोग करते हैं और इसलिए वे जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्षम हैं। प्रवाल कार्बन सिंक के रूप में भी काम करते हैं। इसके अलावा प्रवाल भित्तियां वनस्पतियों और जीवों की समृद्ध विविधता को आश्रय भी देती हैं। तमिलनाडु के डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट ने SDMRI यानी सुगंधी देवदासन मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर नाजुक द्वीपों के पास कृत्रिम रीफ मॉड्यूल तैनात करके ऐसे द्वीपों की रक्षा करने की रणनीति पर साथ मिलकर काम करना शुरू किया है। ये एक महत्वाकांक्षी योजना थी जिसे भारत में पहले कभी नहीं आजमाया गया, और यदि ये सफल रही तो न केवल इस द्वीप में बल्कि भारत के अन्य तटीय भागों और द्वीपों में जहां आवास सिकुड़ रहे हैं वहां बड़े पैमाने पर इसमें अपरदन को रोकने की क्षमता है। मन्नार की खाड़ी में द्वीपों के समूह में दक्षिणी द्वीप, जिसे वान द्वीप कहा जाता है, उसके पास विशेष रूप से लगभग पिछले 2 दशकों में 12 हेक्टेयर से 1.2 हेक्टेयर तक अपरदन हुआ है। यह 2010 की शुरुआती चरणों में देखा गया था। साल 2000 के बाद यह बहुत खतरनाक तरीके से हुआ है, यानी पिछले 10 वर्षों में यह काफी खतरनाक रहा है। इसे उन क्षेत्रों में काम करने वाले समुद्री जीव विज्ञानी लोगों द्वारा देखा गया है जो कोरल और प्लांटिंग आदि की निगरानी कर रहे थे। इसे सरकार में पर्यावरण विभाग के ध्यान में लाया गया और उन्होंने हमें यह जांचने के लिए आमंत्रित किया कि इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की सहायता से हम इसे प्राकृतिक रूप में वापस लाने के लिए क्या कर सकते हैं। इसके लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में डिपार्टमेंट ऑफ ओशियन इंजीनियरिंग ने अपनी अनूठी अत्याधुनिक प्रयोगशाला सुविधा में कई प्रयोग किए हैं। वैज्ञानिकों ने वेव डायनेमिक्स और गंभीर मिति अध्ययन किए हैं ताकि परफोरेटेड ट्रेपोजाइडल आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल को तैनात करने के लिए डिजाइन और स्थानों को अंतिम रूप दिया जा सके। कृत्रिम रीफ मॉड्यूल त्रिकोणीय आकार की कंक्रीट संरचनाएं हैं जिनमें छेद होते हैं। कंक्रीट संरचना में छेद बेहतर जल परिसंचरण के लिए होता है। समुद्री जीवों के विकास के लिए ऐसे छिद्रों की भी काफी आवश्यकता होती है। प्रत्येक मॉड्यूल 2.5 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा और 1.8 टन वजनी है।
इनमें से लगभग 10,600 मॉड्यूल द्वीप से 250 मीटर की दूरी पर एक अर्ध गोलाकार तारामंडल जैसी संरचना में प्रत्येक मॉड्यूल के बीच 20 मीटर का अंतर रखते हुए तैनात किए गए हैं। समुद्र में डूबते द्वीपों के समानांतर कृत्रिम भित्तियों की तैनाती धाराओं और लहरों के प्रभाव को कम करती हैं। One aspect is how the island is protected now. एक पहलू यह है कि द्वीपों को सुरक्षित कैसे रखा जाता है। अब इन संरचनात्मक चीजों के इस्तेमाल के बाद उनकी तरंगें समाप्त हो गई हैं। एक और अच्छी बात यह हुई है कि तलछट पूरे टापू पर अच्छे से फैल गया है और उसका क्षेत्रफल बढ़ गया है। अब लहरों की ऊर्जा भी कम है और द्वीप उत्तर की ओर बढ़ने लगा है, जहां पहले ये कम हो रहा था। यह एक सकारात्मक पहलू है। इसके बढ़ने के 2 वर्ष के बाद अब यह एक संतुलित स्थिति में वापस आ रहा है। मानसून के समय कुछ हिस्सा थोड़ा बहुत विघटित होता है, लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूं कि 2014 के अंत में शुरुआती चरणों से लेकर आज तक द्वीप काफी बड़ा हो गया है, लगभग 100% से भी अधिक। From today, island has grown up 100% more. 2015 में परियोजना के शुरू होते समय वान द्वीप पूरी तरह से डूबने के कगार पर था, लेकिन कृत्रिम चट्टान मॉड्यूल की सफल तैनाती के बाद विभाजन क्षेत्र के आसपास का पानी उथला हो गया है। इसकी गहराई 2015 में 2.5 मीटर थी, जो 2020 तक घटकर 0.5 मीटर हो गई है। इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों द्वारा सही समय पर और वैज्ञानिक तरीके अपनाने से भूमि क्षेत्र को 54% तक बढ़ाने में मदद मिली है और ऐसा करके द्वीप को पूरी तरह से नष्ट होने से बचाया है। आज इस भूभाग का धीरे धीरे कायाकल्प हो रहा है। So IIT Madras हम केवल अनुसंधान के माध्यम से कुछ नई प्रणालियां ही विकसित नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम हमेशा यह देखने की कोशिश करते हैं कि वह अच्छी तरह से काम करती हैं या नहीं। इसलिए हम साइट पर भी जाते हैं और काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि यह काम करे। और यही कारण है कि भारत सरकार, राज्य सरकार या कई विभाग एक व्यवहारिक समाधान के लिए हमसे संपर्क करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम अपना काम पूरा होने तक उनके साथ बने रहेंगे। till its final implementation. ये प्रयोग अद्वितीय हैं और काफी संभावनाओं वाले हैं, क्योंकि इस तरह की परियोजना को भारत में पहले कभी नहीं आजमाया गया था। वान में मिली सफलता के बाद तमिलनाडु सरकार ने 2 और द्वीपों को बहाल करने का प्रस्ताव रखा है। तमिलनाडु की राज्य सरकार और अन्य एजेंसियों के साथ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के द डिपार्टमेंट ऑफ ओशियन इंजीनियरिंग के बीच बेहतर समन्वय में चेन्नई तट पर अपरदन को कम करने और मुन्नार की खाड़ी में वान द्वीप को बचाने के उपाय इसके जीते जागते उदाहरण हैं। जब पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करने के लिए समाधान खोजने और उन्हें आजमाने की बात आती है, तो वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग समाधान काफी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। इन परियोजनाओं से मिली सफलता और सीख भारत की आत्मनिर्भरता को और भी बल देती हैं और आत्मनिर्भर मिशन को आगे बढ़ाने का काम भी करती हैं।